नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। पर्यावरण की शिक्षा क्यों? आज का हमारा यह विषय पर्यावरण की शिक्षा क्यों। इसके लेखक हैं R.S. तोमर, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। यह बहुत पुराना लेख है, परंतु इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए, पर्यावरण चिंतक और पर्यावरण के विषय में लेख को देखते हुए आज हम आपके लिए इस लेख को लेकर आए हैं। और R.S. तोमर, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट का यह लेख आपके लिए प्रस्तुत है। विषय है पर्यावरण शिक्षा क्यों। आइए विषय की ओर चलते हैं। आज पूरा विश्व यदि किसी एक समस्या को लेकर चिंतित है तो वह पर्यावरण की समस्या ही है। विकास की अंधी-दौड़ में मनुष्य को यह भान तक नहीं हुआ कि वह विनाश की ओर भी तेजी से भाग रहा है। लगभग समानांतर गति थी विकास की भी और विनाश की भी, और जब तक इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी है। पृथ्वी के संसाधनों की इतनी अधिक लूटमार की जा चुकी है कि तलपट मिलाते समय अपना दिवाला ही नजर आने लगता है। प्रकृति और मनुष्य के बीच सारा संतुलन ही गड़बड़ा गया है। स्वाभाविक था कि मनुष्य चिंतित हो, और वह चिंतित हुआ भी। यह चिंता आज भी बरकरार है, लेकिन कोरी चिंता से क्या होता है? ऐसा कुछ भी किया तो जाना चाहिए इसका, जिससे मालूम हो कि हम होश में आ चुके हैं और ज़्यादा बर्बाद करने को इसको तैयार नहीं है। चिंता की खुसर पुसर जरूर सुनाई देती है, जो एक शुभ संकेत है, पर ठोस और निर्णायक कदम अभी भी उठने शुरू नहीं हुए हैं। जिस दिन ऐसा होने लगेगा, प्रकृति भी अपने लाडलों मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति पर फिर से मेहरबान होने लगेगी। इस मेहरबानी के हकदार हम कैसे बने? कमोपेश यही पर्यावरण शिक्षा का विषय है। आइए देखें कि पर्यावरण शिक्षा क्या है, क्यों जरूरी है यह, और यदि जरूरी है तो कैसे दी जाए। प्रकृति और मनुष्य के बीच का संतुलन सदियों और सहस्त्राब्दियों पुराना है। कभी व्यवधान नहीं हुआ था इसमें, क्योंकि मनुष्य का लालच कभी प्रकृति मनुष्य के लालच की शिकार नहीं बनी। एक मीठा सा सहसंबंध था दोनों के बीच। ना तो मनुष्य ने प्रकृति के सौंदर्य से छेड़छाड़ की, ना उसे लूटने की कोशिश की, और ना ही इसकी तहजीब उठाई। उधर प्रकृति ने भी दिल खोलकर उसे ममता, प्यार, दुलार सब कुछ दिया, मगर मनुष्य की लिप्सा ने ही सारा गुड़ गोबर कर दिया। ऊर्जा की आंधाधुंध खपत, वनों की बेशुमार कटाई, अनायास ही बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से फैलता हुआ प्रदूषण और संसाधनों का निर्मम शोषण, यही बदला चुकाया मनुष्य ने प्रकृति की अनुकंपा का। फसलों के लालच ने पृथ्वी के गर्भ को चीर कर रासायनिक खाद से भर दिया। विलासिता के दृष्टिकोण ने मिलों, फैक्ट्रियों, कारखानों, संयंत्रों के माध्यम से चारों ओर प्रदूषण कर दिया। तेज रफ्तार की चाह ने मोटरों, ट्रकों, स्कूटरों आदि की थोड़ा ताबड़तोड़ दौड़ भाग ने वातावरण में धुआं ही धुआं भर दिया। उपभोग की संस्कृति ने कोयले, पेट्रोलियम, अन्य अनेक खनिज पदार्थों को स्वाहा करने के लिए उसे विवश कर दिया। बहादुरी, खानपान और उसके लिए विवश किया गया। सजावटी सामानों की, अन्य चीज़ों की लिप्सा ने जीव जंतुओं का संहार कर दिया। उसे क्या पता था कि वनों की लकड़ी काटते काटते वह अपनी किस्मत पर भी कुल्हाड़ी चला रहा है। उसे क्या पता था कि कारखानों का दूषित जल नदियाँ और समुद्र में डालकर वह न केवल मछलियों और जीव जंतुओं का ही जीवन समाप्त कर रहा है, अपितु अपनी जीवन रेखा को भी छोटी कर रहा है। वायुमंडल को कार्बन डाइऑक्साइड से भरकर हवा को, ताजगी को नष्ट नहीं कर रहा, परंतु पूरी मानवता की सांसों की गिनती को कम कर रहा है। नादान मनुष्य यह सब कुछ करता चला गया, और वह आज जब संतुलन लगभग बिगड़ चुका है तो सांप करने को बैठा है कि सांप काट रहा है। पाप के बाद संताप। पर्यावरण की महत्ता अब उसके ध्यान में आई, और इसी महत्ता का दूसरा नाम है पर्यावरण की शिक्षा। मनुष्य और प्रकृति के सहसंबंधों को सही दिशा में विकसित करना ही इस शिक्षा का असली प्रयोजन है। यह शिक्षा एक साथ 3 काम करती है: पर्यावरण के प्रति संचेतना बढ़ाना, उसके बारे में सही समझ का विकास करना, मनुष्य और शेष जगत के बीच अंतर संबंधों को इस तरह व्यवस्थित करना ताकि जीव जगत एक सही संतुलन बनाकर साथ साथ रह सकें। साथ ही यह शिक्षा उसमें एक समझ भी देती है, और वह कि पर्यावरण की रक्षा कैसे की जाए, संसाधनों का सही उपयोग कैसे किया जाए, प्रदूषित पर्यावरण को कैसे सुधारा जाए। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि मनुष्य पर्यावरण के बारे में सब कुछ आने, पर्यावरण को सीखने, पर्यावरण के सुधार के लिए काम कैसे करे, यही पर्यावरण शिक्षा का अभिष्ट है। यह शिक्षा औपचारिक भी हो सकती है, अनौपचारिक भी। शिक्षा का मुख्य लक्षण है व्यक्ति को अपने पर्यावरण के अनुसार ढालना, उसके प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने की कला का विकास करना। आखिर मनुष्य को अपने पर्यावरण के भीतर रहना है। यदि मनुष्य और प्रकृति के बीच 3 से 6 रिश्ते रहें तो वह ना स्वयं सुखी रहेगा, और ना ही प्रकृति ही उसके प्रति मेहरबान होगी। आग में हाथ डालने से वह जलेगा ही। फिर प्रकृति का तो अनंत शक्तिशाली ही प्रकृति है, उससे विरोध मोल लेने का मतलब ही है मौत को निमंत्रण देना। बच्चे का अपना छोटा संसार है, उसका अपना पर्यावरण। यदि वह उसके साथ आत्मीयता और अंतरंगता रखे तो विकास की सही दिशा होगी। प्रकृति उसे नित नए अनुभव और रोमांच देगी।
अपने रहस्यों से भरा हुआ खजाना खोल देगी उसके लिए, कुछ भी छिपाकर नहीं रखेगी। पहले वह प्रकृति को समझे तो सही। पर्यावरण शिक्षा हमारे सामने अनुकूल सिद्धांत का रखती है, यानी प्रकृति से मेलजोल का सिद्धांत। ऐसे में संघर्ष का प्रश्न तो ही नहीं उठता। जब जीव जंतु और पेड़ पौधे हमें नहीं सताते तो हमें क्या हक है कि हम उनकी शांति को छीनें, अपनी लिप्सा की पूर्ति के लिए उनका संहार करें। होना यह चाहिए कि हम उनका पोषण करें, वे हमारे काम आएँ। प्रकृति का संतुलन इतने गजब का है कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी सत्य को समझना पर्यावरण की शिक्षा का उद्देश्य है। दशकों से इस समस्या पर विचार होता रहा है। शिक्षा छात्र तक इस प्रश्न से जूझते रहे हैं कि आखिर पर्यावरण शिक्षा क्यों दी जाए। अन्य विषयों का बोझ कौन सा कम है जो बच्चे को एक नए तामझाम की बात सोचने के लिए दे दी जाए। गहरे सोच विचार और मंथन के बाद निष्कर्ष निकाला कि पर्यावरण की शिक्षा एक बुनियादी आवश्यकता है। सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डीवी की मान्यता है कि बच्चा अपने पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया के माध्यम से बहुत कुछ सीखता है। उसके संपर्क में आने से ही उसे शिक्षा की समझ से ही संस्कार पड़ते हैं। वह बात केवल प्रकृति के बारे में ही नहीं है, समाज के बारे में भी है। इसके अध्यापन के माध्यम से ही बालकों का अनुभव क्षितिज बढ़ता है, उन्हें निम्नांकित उद्देश्यों की पूर्ति हो सकती है, परिस्थितियों के साथ मनुष्य का संबंधों में सुधार का बल होता है। एक ऐसे विश्व जनमत का विकास हो जाता है जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो, उसकी चिंता रखता हो। मनुष्य में ऐसे कौशल और दृष्टिकोण, प्रतिबद्धताओं का प्रादुर्भाव होता है जिससे वह व्यक्तिगत रूप से या समूह में मिलकर पर्यावरणीय समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयासरत हो सके। सारांश यह है कि पर्यावरण शिक्षा के माध्यम से इस तथ्य की संचेतना जागृत होती है कि मनुष्य पूरे प्राकृतिक चक्र के प्रति संवेदनशील बने। इसकी प्रकृति के बारे में उसकी बुनियादी समझ का विकास होता है और वह प्रकृति के संदर्भ में अपनी उत्तरदायी भूमिका से परिचित होने लगता है। सामाजिक मूल्यों और प्रबल भावनाओं के विकास में यह पर्यावरण के प्रति लगाव रखना सीखता है, उसके संरक्षण संवर्धन के प्रति अधिक क्रियाशील बनता है, पर्यावरण की समस्याओं को सुलझाने का कौशल अर्जित करता है और विकास करता है। पर्यावरण शिक्षा प्राप्त करने का सीधा सा अर्थ है कि बालक निम्नलिखित विषयों को पढ़ने, सोचने, समझने, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करे। मनुष्य और उसका पर्यावरण, जनसंख्या, शहरीकरण, पारिस्थितिकी, पर्यावरण और आर्थिक स्थिति, सामाजिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण, प्रकृति की गोद में मनोरंजन, नागरिक के रूप में एक व्यक्ति की पर्यावरण के बारे में भूमिका, अन्य विषयों के साथ शिक्षा का सहसंबंध, उनका समस्याएं और उनके निदान। समाज के धरातल पर भी उसके सामने कुछ समस्याएं आती है, जैसे जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, निरक्षरता, वातावरण का प्रदूषण आदि। ये सभी समस्याएं कहीं ना कहीं पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। मनुष्य की नासमझी और अकर्मण्यता इन्हें अधिक भयावह बनाती है। कारण जो भी हो, असर तो दोनों पर पड़ता है, इंसान पर भी और प्रकृति पर भी। पर्यावरण शिक्षा ऐसे सामाजिक प्रश्नों पर भी सचेत करती रहती है। बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रश्न पर भी हमारे सामने खतरा की तख्ती टंगती हुई से लगती है, जिस पर दो हड्डियों के निशान हो, जो बिजली के खंभों पर टंगी हुई तख्तियों से मेल खाती हो। आधारभूत प्रश्न यह है कि पर्यावरण शिक्षा कैसे दी जाए। इसके लिए बुनियाद तो जरूरी है ही, क्रियान्वयन के चरण भी तय होने चाहिए। पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम और प्रकृति और समाज में संयम को दर्शाता है, अर्थात जहाँ भौतिक परिवेश बोलता है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश तो मौन रहता है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में किसी न किसी प्रकार की निरंतरता अवश्य बनी रहती है। इसीलिए पाठ्यक्रम की एक छोटी सी झलक हमारा वातावरण, मिट्टी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, हवा, घर परिवार, शरीर, जलमंडल, स्थानीय पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा आदि जीव जंतुओं की स्थिति, वनों का विकास को प्रभाव, जनसंख्या की वृद्धि, ऊर्जा के विभिन्न रूप, तेजी से समाप्त होने वाले भौतिक संसाधन। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इन्हीं बिंदुओं के कुछ और अधिक विस्तार हो जाता है। कुछ नए बिंदु भी जुड़ जाते हैं। प्रदूषण के खाते में अब रेडियोधर्मी प्रदूषण, गैस, तेलीय प्रदूषण, नाभिकीय अस्त्रों के कुप्रभाव, भोपाल की गैस त्रासदी आदि को जोड़ा जा सकता है। पारिस्थितिकी के ज्ञान में व्यापकता लाई जा सकती है। कारकों में भौतिक, रासायनिक और जैविक बिंदुओं का विस्तार किया जा सकता है। प्रायोगिक कार्य का क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। विश्व भर में जो जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए, यूनेस्को तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिन आयोगों और समितियों का गठन किया है, उनके बारे में भी विस्तृत सूचनाएं उच्च माध्यमिक स्तर पर दी जा सकती है। मूल बात की अभिवृद्धि को बदलने और उसे पर्यावरण चेतना के अनुकूल बनाने की है। शिक्षा जो पर्यावरण की दी जा सकती है, उसके माध्यम से उसका स्वरूप तय होना चाहिए। उसको इन चीज़ों को सम्मिलित करके आगे बढ़ना चाहिए, जिससे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़े। और साथ ही साथ इन शिक्षाओं के माध्यम से कहते भी हैं कि प्रकृति एक ऐसी किताब है जिसकी रचना ईश्वर ने की। यदि इस बात को मान लिया जाए तो फिर इसे बढ़िया किताब कौन सी हो सकती है। प्रकृति की गोद में जो सहज सुख मिल सकता है वह अन्यत्र नहीं मिल सकता।
यदि हम पर्यावरण के माध्यम से अध्ययन करना चाहें तो ऐसे अनेक स्थल हैं जहां बच्चों के साथ जा सकते हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र, वन विभाग की कार्यशालाएं, स्थानीय उद्यान, सरोवर, नहरें, अभ्यारण्य, प्राकृतिक संग्रहालय। बच्चे प्राकृतिक वातावरण में रहें, उन्हें अवलोकन का सुख मिले। जो जो उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाए वे प्रश्न पूछें, उनके सही उत्तर दिए जाएं, समाधान निकाला जाए। छोटे छोटे प्रश्न जिज्ञासा के दायरे को बढ़ाते हैं, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। हमें इनका भरपूर लाभ लेना चाहिए। शिक्षा के अन्य विषय क्षेत्रों का संबंध जहाँ परीक्षा से होता है, वहाँ पर्यावरण शिक्षा का संबंध पूरे जीवन से होता है। आज प्राप्त किया गया अनुभव ना जाने कब काम आ जाए। पूरा जीवन ही इन अनुभवों की प्रयोगशाला बन जाता है। विकास के इस युग में मनुष्य प्रकृति का संरक्षण कैसे करे और कैसे अपनी भावी पीढ़ियों को विनाश से बचाए, यह चिंता हर समय बरकरार रहती है। पर्यावरण शिक्षा बाद प्रातः व्यक्ति लगातार ऐसे प्रयास करता है जिससे उसके पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आने पाए। पर्यावरण शिक्षा वर्तमान समय की मांग है। बिगड़ते पर्यावरण की नजाकत को समझना, उसके अनुरूप अपने कार्य व्यवहार को परिमार्जित करना अपनी मूलभूत आवश्यकता बन गई है। जिस दिन हम इस आवश्यकता की अनदेखी कर देंगे, उसी दिन से विनाश का अध्याय शुरू हो जाएगा। विनाश का परिदृश्य ना लिखा जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हम पूरे मनोयोग से पर्यावरण के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करें, उन्हें अनुकूल बनाने के लिए रचनात्मक प्रयासों में लग जाएं। संस्कारों का भी अपना अलग ही रचना संसार होता है, उसे बंधे बंधाए दायरों में नहीं समेटा जा सकता। यदि प्रारंभ से ही बच्चों को इस दिशा में प्रयास किया जाए तो वह संस्कार ग्रहण कर लेंगे। बच्चे यदि बीजों का संग्रह करते हों, पत्तियों के नमूने इकट्ठे कर रहे हों, विभिन्न पक्षियों के पंखों का संकलन कर रहे हों, तो नए संस्कारों के दायरे में आ जाएंगे। एक जिज्ञासा ने बहुत कुछ जानना चाहेंगे और जानने के साथ साथ उन पक्षियों, पादपों, उन फसलों के साथ साथ आत्मीयता महसूस करेंगे। तभी तो मन में संग्रह संकलन में लगे हुए हैं। संस्कारों का यही सिलसिला उनको प्रकृति से जोड़ेगा। अध्यापक बच्चों को इस रुचि की सही दिशा दे तो प्रारंभ से ही उनमें प्रकृति के साथ सहचर्य के संस्कार पैदा होंगे। ऐसे बालक आगे जाकर न केवल नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे, न वनों की कटाई करेंगे, न ही जनसंख्या वृद्धि में सहायक होंगे। पर्यावरण शिक्षा का दर्शन पक्ष हमें शुरू से ही सही दिशा में सोचने और बढ़ने के लिए संस्कार देता है। वर्तमान में पर्यावरण की जो स्थिति है उसके विषय में लेखक के विचार हमें सोचने के लिए विवश करते हैं, हमें एक नई दिशा देते हैं कि हमें किस प्रकार पर्यावरण की शिक्षा अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को लगातार देनी चाहिए। प्रस्तुत लेख पर्यावरण की शिक्षा क्यों, इसके लेखक R.S. तोमर, एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट। आपने इसको सुना। इसी तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, वैधानिक लेखों के लिए, समाचार पत्रों के कुछ प्रमुख विषयों के लेखों के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। वैदिक विचार, वैदिक भजन, साथ ही साथ प्रेरणादायक कहानियाँ, महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंग लगातार हम आपके लिए लाते हैं। इसके लिए वैदिक राष्ट्र चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें बताएं। धन्यवाद।